हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आनंद एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द क्राउन रूल 1858 टू 1947। क्राउन रूल रेफर्स टू द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। The rule of East India Company was transferred to the Crown in the person of Queen Victoria. Crown rule lasted until 1947 when India gained independence. तो इसमें ये सब बताया गया है, जैसे कि हमने लास्ट ही पढ़ा कंपनी रूल के बारे में कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारी कंट्री में फॉर्म किया गया बाय क्वीन एलिजाबेथ इन 1608 एंड किस तरह से ये कंपनी ने हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करना शुरू किया। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये अलग अलग स्टेट्स के साथ उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया और हम धीरे धीरे हमारी कंट्री का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लिया और हमारी कंट्री पे रूल करना शुरू किया। तो देखते ही देखते वो इस तरह से हमारी कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है उस टाइम पे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करती है। इसके जो भी पावर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देती है टू द ब्रिटिश क्राउन। तो जो ब्रिटिश क्राउन है वो डायरेक्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही थी। इस तरह से उन्होंने हमारी कंट्री पे रूल करना शुरू किया था। ये सभी चीज़ें हो रही थी 1858 में हमारी कंट्री के अंदर। इसमें कुछ फीचर्स बताए गए हैं, आइए देखते हैं वो क्या है। तो पहले फीचर में ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने पूरी तरह से हमारी कंट्री पे रूल करना शुरू किया था और जो क्वीन थी उसको नाम दिया था हर मैजेस्टी। जो भी रूल पास कर रही थी वो वहाँ के लोगों को फॉलो करना पड़ रहा था, हमारे इंडिया के लोगों को फॉलो करना पड़ रहा था। फिर उन्होंने एक चेंजेस भी किया, जो डेजिग्नेशन था, जो गवर्नर जनरल का एक पोस्ट था उसको चेंज करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया नाम दिया गया। ही वॉज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, मतलब वो जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है स्टेट वाइज या कंट्री के अंदर वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर रहा था, टू द ब्रिटिश क्राउन को। लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारी कंट्री के फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको अबॉलिश किया, उसको हटा दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जैसे जो दो गवर्नमेंट फॉर्म किए थे उन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, फिर उन्होंने एक नया ऑफिस क्रिएट किया जिसको नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद अ कंप्लीट ऑथोरिटी एंड कंट्रोल ओवर एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरी तरह से हक जमाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पूरी पावर उनको दी गई। तो हमारे जो सेक्रेटरी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए जिन मेंबर को रखा गया वो हमारे ब्रिटिश कैबिनेट थे एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मींस जो भी इंफॉर्मेशन उसको गैदर हो रही थी इन इंडिया में उस ऑफिस के थ्रू वो सभी इंफॉर्मेशन वो दे रहे थे टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट को। नाउ पॉइंट नंबर 4, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए उन्होंने 15 मेंबर्स की काउंसिल तैयार की हमारे इंडिया में। ये काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी थी जो लोगों को दिखाने के लिए और कोई चीज़ें समझाने के लिए बनाई गई थी और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने ही चेयरमैन ऑफ द काउंसिल को बनाया था। तो ये कुछ चीज़ें हो रही थी। नाउ नेक्स्ट इज़ पॉइंट नंबर 5, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक कॉरपोरेट बॉडी की तरह रखा गया जिसमें कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को हार्म कर रहे हो या किसी चीज़ को डैमेज कर रहे हो या किसी पर्सन को मार रहे हो बिना किसी रीज़न के उसको हार्म कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई रूल फॉर्म कर रहे हो जिससे कि किसी पर्सन को नुकसान हो रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो है वो लाया गया फ्रॉम द इंग्लैंड से और इसको हमारी कंट्री में फॉर्म किया गया।